बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे। तहरीक इंसाफ के अंदर क्या चल रहा है, आज बड़ी अहम मुलाकात हुई तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन से, बैरिस्टर गौहर की, अलीमा खान की और बाकी जो वकला हैं, और उन्होंने ये कहा है कि उनके अखबारात बहाल कर दिए गए हैं, उनकी टीवी जो है वो बहाल हो गया और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी उनकी बहाल हो चुकी हैं और ये एक अच्छा साइन करार दिया जा रहा है तहरीक इंसाफ की तरफ से। फिर जो सलमान अकबर राजा साहब का इस्तीफ़ा था वो भी मंजूर नहीं हुआ। ज़िमनी इंतख़ाबात के हवाले से जो एक तल्ख़ कलामी हुई थी अलीमा खान और राजा साहब के दरमियान, उस पर भी बताया जा रहा है कि सुलह होगी है उनकी और चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। और एक और बड़ा अहम फैसला सामने आया है कि महमूद खान चकज़ई साहब जो है वही अपोजिशन लीडर के लिए नामजद होंगे तहरीक इंसाफ की तरफ से। और तहरीक इंसाफ के अंदर ये आवाज़ें आ रही हैं कि क्या तहरीक इंसाफ के अंदर कोई ऐसा ही शख्सियत नहीं है जिसे अपोजिशन लीडर बनाया जा सके, ये भी सवाल उठाया जा रहा है। और फिर हम बात करने जा रहे हैं फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब के बारे में कि जो सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं कि ये सवाल उठाया जा रहा है कि वो नवंबर में जा रहे हैं नहीं जा रहे। उनकी मुद्दत मुलाजमत के हवाले से जो है वो बात की जा रही है कि 3 साल मुकम्मल किए जा रहे हैं नवंबर में। 29 नवंबर 2022 को उनकी तैनाती हुई, जिसके बाद 4 नवंबर 2024 को दोबारा जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने तीनों सबसे चीज़ आर्मी चीफ, नेवल चीफ और एयर चीफ की मुद्दत में की 5 साल जो है मुकर्रर की थी। और अब 27 नवंबर 2000 जो है 29 नवंबर 2027 जो है बनती है उनकी आखिरी तारीख जो उनके 5 साल पूरे होने हैं। तो इस पर भी हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है अमजद नई साहब ने तहरीक इंसाफ से तल्लुक़ है। नई साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। अली गौर बलोच साहब ने ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून से। अली गौर साहब आपका शुक्रिया वक्त देने का। और हाफिज़ एहसान अहमद साहब माहिर कानून हैं, उन्होंने ज्वाइन किया स्टूडियो में। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। हाफिज़ साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ पहले, फिर तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिक्स है उस पर भी जाएंगे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की जो मुद्दत मुलाज़मत है उस पर सोशल मीडिया पे काफ़ी और तहरीक इंसाफ के लोग ही सवाल उठा रहे हैं कि शायद उनकी जो मुद्दत है वो 3 साल और नवंबर में जो है वो जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद भाई आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया है। पाकिस्तान का जो मिलिट्री लॉज हैं वो 3 हैं। एक आपका 1952 का पाकिस्तान आर्मी एक्ट है, एक आपका 1963 का एयर फोर्स एक्ट है और उसके बाद 1961 का आपका नेवी ऑर्डिनेंस है। इन तीनों के नीचे जो है वो एक अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस जो आपका एयर चीफ है या आपका आर्मी चीफ है या नेवल चीफ का एक इनिशिएट होता है। और असल जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 243(3) है जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का है कि जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर जो है वो एडवाइस करता है और वो एडवाइस जो है वो प्रेसिडेंट जो है उसको एंडोर्स करता है और उसके बाद अपॉइंटमेंट मटीरियलाइज होती है। अब 2019 तक पाकिस्तान के इन तीनों लॉज के अंदर सर्विसेज चीफ्स की अपॉइंटमेंट का जो टेन्योर था उसका कोई जिक्र नहीं था। ठीक है। और 2019 के अंदर पहली दफ़ा उस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट थी और उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का मामला आया तो सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी चूँकि इसके ऊपर एक लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड है और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को कहा कि आप लेजिस्लेशन करें और उसके बाद 2020 के अंदर जो है वो लेजिस्लेशन आई और इन तीनों सर्विसेज चीफ्स की आई। जो आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान का जो आपका नेवल चीफ है या एयर फोर्स है और वहाँ के ऊपर ये लिख दिया गया कि जो इनके अंदर अमेंडमेंट आई आर्मी एक्ट के अंदर सेक्शन 8A 8B और 8C आ गया। उसके बाद आपका जो नेवल का या एयर फोर्स का है उसका जो सेक्शन 10A है उसके अंदर आ गया और उसमें ये कहा गया कि 3 साल और उसके बाद 3 साल की एक्सटेंशन जो है वो दी जा सकती है। और उसके अंदर कहा कि अगर आप एक्सटेंशन पर जाते हैं तो जो आपका सर्विसेज कैब या आपके रिटायरमेंट का प्रोसेस है, चूंकि बाज़ दफ़ा आपके जर्नल्स का जो टेन्योर है वो कुछ और होता है तो उसका वो लागू नहीं होता। अब ये है कि आपको याद होगा कि उस अमेंडमेंट के लिए जो ये आई थी पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने उन अमेंडमेंट्स को सपोर्ट किया, चाहे वो ऑपोजिशन के अंदर थी या ट्रेजरी के अंदर थी। उसके बाद हुआ ये है कि 2024 के अंदर जो है नई अमेंडमेंट्स आई हैं इन्हीं 3 लॉज के अंदर जो आया है और उसके अंदर 5 चीज़ें जो हैं वो आ गई। नंबर 1 ये हुआ ये है कि जो आपका 3 साल का टेन्योर था उसको 5 साल कर दिया गया। दूसरा ये कर दिया गया कि जो आपकी एक्सटेंशन है
उसे परमिसिबल कर दिया गया कि 5 साल के बाद 5 साल की एक्सटेंशन हो सकती है। तीसरा उसके अंदर ये किया गया कि जो आपका जो पेंशन या सर्विस का या रिटायरमेंट के आपके कैब्स होते हैं उनसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या एयर चीफ या नेवल को उससे हटा दिया गया। और अगली ये है कि आपको चूंकि टेन्योर जो है वो आपका 5 साल कर दिया गया, और अगर जिसका टेन्योर कंटिन्यूटी के अंदर है, अब ये तीनों का वेरी करता है। अब आर्मी चीफ का जो है वो 29 नवंबर 2022 को है, उनका म्याद जो है 27 में पूरी होगी। एयर चीफ का जो है उनका चौथा साल चल रहा है, क्योंकि उनका 3 साल फिर एक और एक है। और इसी तरह जो है जो 2028 के अंदर आपके जो आपके नेवल चीफ हैं वो उसके अंदर रिटायर्ड होंगे। अब उसके अंदर ये है कि 2 जो सर्विसेज चीफ्स हैं जो नेवी है और आर्मी, उनके अंदर 64 इयर्स का कैब मौजूद है। अब जो पाकिस्तान आर्मी के चीफ है उनके अंदर यह है कि उनका जो 64 इयर्स का कैब है वो नहीं है, यानी कि अगर वो 5 साल ये है और अगला कोई भी एक्सटेंशन के अंदर जाते हैं तो वो 5 साल। अब इस तीनों के लिए एक ही सिर्फ जो सर्विसेज चीफ के 2 जो है, आपका नेवल है या आपका एयरफोर्स है, उसके अंदर 64 इयर्स का कैब है। आर्मी चीफ के लिए 64 इयर्स का कैब नहीं है, बाकी सारे एक और जो अगली चीज है ये, अब उसमें यह है कि दुनिया भर के अंदर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ जो है, अगर किसी अपॉइंटमेंट का टेन्योर फिक्स कर दिया जाता है और वो सर्विंग होता है तो आपको किसी फर्दर नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिप्शन आप उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब आपका लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट हो। तो इसके अंदर एक ये जावेद के लिए, और दूसरा जो मैं समझता ये हूं कि 2019 से पहले सिर्फ एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिप्शन 3 साल की थी, लॉ के अंदर जिक्र नहीं था। अब एक आपकी जो है, मैंने इसके ऊपर आज एक आर्टिकल्स भी लिखा और मेरा कल या परसों अखबारात में आएगा, तो ये सारी का मैंने कहा है कि जो बहस अब चल रही है कि जी किसी एक्सटेंशन के लिए किसी एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन की कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के अंदर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ जितने भी सर्विसेज चीफ हैं फ्रॉम द डे ऑफ देयर इनिशियल अपॉइंटमेंट एज अ चीफ जो है उनका टेन्योर 5 साल तक जारी रहेगा। अमजद न्यारी साहब, आप थोड़ा सा तहरीक इंसाफ की तरफ बताइएगा कि आज जो फैसला हुआ है कि महमूद खान अचकजई साहब जो है वो अपोजिशन लीडर होंगे, तो एक आवाज उठ रही है सर तहरीक इंसाफ के अंदर के तहरीक इंसाफ को लीड करने वाला उनकी पार्टी के अंदर से क्यों नहीं लिया जा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे ख्याल में इसके ऊपर काफी जो है वो बहस और तमीज हो चुकी है। पहले भी मैंने कई टॉक शोज में यही बात की है और फिर फैसला हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पार्टी है और पार्टी के अंदर एक बहस हो सकती है, इसमें कोई ये बात नहीं कि बहस करना कोई जुर्म है। पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल कमेटी के अंदर बातचीत होती रहती है, लेकिन फैसला वही होगा जो इमरान खान साहब चाहेंगे और जो इमरान साहब की ख्वाहिश होगी वही हतमी होगा। लेकिन नई साहब, फिर जो अलीमा खान की और सुमान राय साहब की जो लड़ाई थी, जो चपले सामने आई, उसमें भी देखिए उन्होंने आज मेरी बहन अलीमा ने भी जी उन्होंने वजाहत की। मैं सर उसी तरफ ही आ रहा हूं। आपको किसने कहा कि अलीमा बहन, खबरें आपके सोशल मीडिया पे सब खबरें चल रही हैं कि उनके दरमियान कोई जो है वो चपलिश हुई है। मेरी बात सुने तो मेरी नॉलेज में जो चीजें हैं वो मुझे पता है, जी। मैं उसकी तरदीद कर रहा हूँ और आपके चैनल के थ्रू कर रहा हूँ। ऐसी कोई लड़ाई नहीं है, ऐसा कोई मामला नहीं था। उन्होंने अपने ट्वीट में भी कहा कि मुझे जो मसला है कि मैं इस वक्त देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे केसेस जिनमें सजा हो रही है, मुझे उन पे फोकस करना चाहिए था और चाहिए। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ ज़िमनी इंतखाबात का फैसला, सर ज़िमनी इंतखाबात का फैसला भी तो हो गया ना कि वो कहते हैं कि ज़िमनी इंतखाबात में जो है पार्टी को जाना चाहिए, लोगों की राय है, खान साहब कहते हैं कि नहीं जाना चाहिए। फिर फैसला क्या हुआ? फिर मेरी बात नहीं, उसके ऊपर आज खान साहब ने डायरेक्शंस दी है जिसके ऊपर आज पॉलिटिकल कमेटी जो है डिबेट करेगी, इंशाल्लाह फैसला आ जाएगा। ठीक है। अलीगढ़ बलोच साहब, 2 चीजें हैं। एक तो तहरीक इंसाफ के तभी नए साहब कह रहे हैं कि फैसला आ जाएगा, लेकिन खान साहब ने जो है वो कैटेगरिकली बड़े वाज़ेह अंदाज में ये कहा था कि जो है वो ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी हिस्सा नहीं लेगी। यही वजह बनी अलीमा खान में के दरमियान और राय साहब के दरमियान के पार्टी जा रही है नहीं जा रही, तो कन्फ्यूजन का शिकार लग रही है तहरीक इंसाफ। तो क्या हुकूमत जो है वो कुछ उन्हें कोई दावत देती है बार बार के आए बैठें बातचीत करें, कोई चीज़ चल रही है कोई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर बात यह है कि जहां तक पॉलिटिकल
सिस्टम की बात है, तो हमारा तो डे वन से ये मौकफ रहा है कि भाई आप अपना जो इंतहा पसंदी वाला रवैया है इसको छोड़ें और पॉलिटिकल पार्टीज के साथ डायलॉग करें। जाहिर है कि जो पॉलिटिकल निज़ाम है उसके रास्ते हमेशा से सियासी पार्टियों के आपस में गुफ्तगू शुनीद के जरिए निकलते हैं, और यही बात जो है वो राना सनाउल्लाह साहब ने, और बड़े मैं समझता हूँ कि उन्होंने तो बड़े। ठीक है अली गौर साहब, आपके पास दोबारा आते हैं, ब्रेक लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है वो किस तरफ जा रहा है और जो सज़ाएँ हो रही हैं, फैसलाबाद में सज़ा हुई सानिया 9 मई में, और अलीमा खान के बच्चों के बारे में जो कहा जा रहा है कि वो मुलव्वस नहीं थे। हाफिज़ साहब, जो सज़ाएँ आ रही हैं तहरीक इंसाफ की रहनुमाओं के भी, शिबली फराज को, उमर अयूब को, और बाकी जो राना सनाउल्लाह के केस में जो है वो सज़ा हुई 9 मई के, तो मामला किस तरफ जा रहा है? क्या हाई कोर्ट में जो कहा जा रहा है कि ये फैसले जाके जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, हाई कोर्ट जो अपना फैसला दे देगी, तो कुछ रिलीफ मिल सकता है तहरीक इंसाफ को, या ऐसा हो सकता है? जावेद, एक तो चीज़ ये है कि जब हाई कोर्ट के अंदर जाएंगे तो तभी हम वो बात करेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर जाने के लिए, अपील फाइल करने के लिए इन जो सज़ाएं आई हैं, जिसमें स्पेशली जितने भी एक्यूज्ड हैं और आपके जो फॉर्मर पार्लियामेंटेरियंस हैं, जितनी देर तक वो अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे उतनी देर तक हाई कोर्ट के अंदर ये पिटीशंस एंटरटेन नहीं हो सकती, फाइल कर सकती हैं, एंटरटेन नहीं हो सकती। वो ऑफिस ऑब्जेक्शंस में भी आता है। अच्छा। और आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम एक जो फॉर्मर मेंबर हैं, उन्होंने अपनी जब पिटीशन फाइल की हाई कोर्ट के अंदर, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले आपको सरेंडर करना पड़ेगा। अब ये है कि एक तो जावेद एक क्लियरली इस चीज के अंदर था कि जो भी 9 मई के अंदर मुलव्विस थे उनके मुतालिक सब पॉलिटिकल पार्टीज की राय थी, इंक्लूडिंग पीटीआई, कि उनको सजा देनी चाहिए और लॉ का जो है वायलेशंस आई है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी थी कि पहले ये नैरेटिव था कि जी इनको मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं जाना चाहिए, रेगुलर कोर्ट्स के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते। हालांकि पाकिस्तान के अंदर पिछले 52 साल से मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल जो होते हैं, और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी ये नहीं कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है, लेकिन एक नैरेटिव बनाया गया। अब उस नैरेटिव के बाद अगर एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के अंदर केसेस आए हैं और फिर उस लॉ के अंदर आपकी मियाद है कि 7 दिन के अंदर आपने ट्रायल करना है और 30 दिन के अंदर उसका अपील होनी, 2.25 साल इसके अंदर लगे हैं, और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आई कि 120 दिन के अंदर अब इनका फैसला करें। अब ये है कि तो ये लॉ कहता है कि सरेंडर करें, या हाई कोर्ट की होती है जुडिशन कि वो पहले सरेंडर करें जो एक्यूज है या मुजरिम है? ये एक सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि कोई भी एक्यूज जो है वो, ये दुनिया भर का सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि जो एब्सकॉन्डर है उसको कोई राइट ऑफ ऑडियंस नहीं है। राइट ऑफ अपील तो है, लेकिन राइट ऑफ ऑडियंस जो है वो नहीं है। आपको आना पड़ेगा, सरेंडर कर। अब वो फर्स्ट ब्रिज क्रॉस करेंगे तो आएगा। दूसरा उस चीज के अंदर ये है कि अगर आप समझते हैं कि ये जजमेंट गलत है तो या इसके अंदर है, तो आपके पास बिल्कुल लीगल रेमेडी अवेलेबल है। लेकिन उसके लिए ये है कि अगर आप ट्रायल के अंदर भी, मैं समझता हूं, इसको सीरियसली एड्रेस किया जाता या अपनी एविडेंस आती या वो सारी चीजें आती, जो पॉलिटिकल एक स्ट्रेटजी या नैरेटिव था उसको मेरा ख्याल है ज्यादा लेके जाया गया है, और जो एक्चुअल लीगल था उसको डाइवर्ट किया गया। उसका डैमेज जो है पार्टी को भी हुआ है और इन जो लोग डिस्क्वालीफाई हैं उन्हें भी आएगा, और फर्दर भी उन्हें आएगा कि बाय इलेक्शंस के अंदर मामला चला जाएगा और आगे क्या आता है, और अगर वो इलेक्ट होके आ जाते हैं तो पता नहीं इनकी अपील्स का फैसला आती है। अली गौर साहब, आप बताइएगा, पहले आपका वो मामला था चल गया था इंटरनेट का, बताइए सर कि तहरीक इंसाफ तो ये कह रही है कि बड़े गलत फैसले आ गए हैं, और हाई कोर्ट कह रही है कि पहले सरेंडर करें और फिर आपको रेमेडी या उसका जो फैसला होगा, तो क्या कहेंगे? ये सानिया 9 मई तो हुआ है, इसमें कोई शक तो नहीं है? देखिए, बात ये है कि मैं पहले भी यही गुजारिश कर रहा था कि हमने तो इनको मुज़ाकरात के लिए पहले भी बिठाया था, और इन्होंने कहा कि खान को रिहा कर दें तो इस शर्त पे मुज़ाकरात करेंगे वरना हम ये जा रहे हैं। तो उस मुज़ाकरात की मेज को भी ये खुद ठुकरा कर गए थे, हमारी तरफ से इनको इनकार नहीं हुआ था। दूसरी गुजारिश ये है कि जो 9 मई के वाकयात हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर और पूरी दुनिया ने इसको देखा कि 9 मई के वाकयात हुए, और इससे तो कोई शख्स भी इनकार नहीं कर सकता। और खास तौर पर जिन लोगों ने वो वाकयात किए, उनके ऑडियो वीडियोस, हत्ता के मैं बड़े दावे के साथ आपको कह रहा हूं कि उनकी सीसीटीवी भी अदालतों के अंदर पहुंच चुकी हैं, और बहुत सारे
ऐसे केसेस हैं कि जिनके अंदर अभी तक इन्होंने जमानतें तक नहीं अप्लाई भी नहीं की हैं। और एक दो जमानतें तो सर कहती है, अली गौर साहब तरीके इंसाफ तो कहती है कि सीसीटीवी फुटेज लेके आए। जी सीसीटीवी मैं आपको बता रहा हूं कि अदालतों के अंदर सबूत पहुंच चुके हैं। ये इनका क्लेम गलत है कि सीसीटीवी के नहीं पहुंचे, वीडियोस भी हैं, ऑडियोज भी हैं, सारे सबूत, तीनों किस्म के सबूत इनके पहुंच चुके हैं। सीसीटीवी के भी सबूत अदालतों के अंदर पहुंच चुके हैं। दूसरी गुजारिश करने का ये मकसद है कि जिस तरह से 9 मई के वाकयात है, अब उन लोगों को सजाएं हुई हैं। जाहिर है कि अगर ये क्लेम करते हैं कि किसी बेगुनाह बंदे को सजा हुई है तो उसका एक अदालती प्रोसीजर है, उसके इनके पास फॉर्म मौजूद हैं, वहां पर ये अपील के लिए जा सकते हैं। हम तो खुद कहते हैं कि किसी बेगुनाह को सजा नहीं होने चाहिए, लेकिन अपनी बेगुनाही साबित तो इन्होंने खुद करनी है। जाहिर है वो एक अदालती प्रोसेस है, उसके जरिए करें। ये तो कहते थे कि ये 9 मई के वाकयात हुए ही नहीं, ये तो खुद फौज ने करवाए हैं, इनका मौकफ तो ये तक था। तो जब एक पॉलिटिकल पार्टी, एक पॉलिटिकल मतलब है कि वो लिबादा ओढ़ के और एक्चुअली वो इंतहा पसंदी की तरफ चले गए हों, वो मुल्क में दहशतगर्दी के वाकयात की तरफ चले गए हों, वो मुल्क में आग लगाने की तरफ चले गए हों, तो ये मशवरा इन लोगों को किसी सियासी पार्टी ने तो नहीं दिया था। मुझे ये बताएं कि पीएमएलएन ने, पीपल्स पार्टी ने, तमाम पॉलिटिकल पार्टी ने जमहूरियत के लिए जद्दोजहद की, कैदोबंद की सोबतें भी बर्दाश्त की, लेकिन आज तक इस तरह से दहशतगर्दी के वाकयात नहीं किए कि आपने मतलब कोर कमांडर हाउस को किसी ने आग लगा दी हो, किसी ने पिशावर और मियां वाली की तंसीबात को जो है वो उस पर हमला कर दिया हो, केपीके के रेडियो स्टेशन को आग लगा दी हो। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि जब तक ये सियासी रवैया नहीं डालें, और आज आप देख लें, एक तरफ ये पॉपुलैरिटी का नारा लगाते हैं, दूसरी तरफ ये पंजाब के जिमनी इलेक्शन से भी भाग रहे हैं। तो भाई अगर आप हर चीज को ये कहेंगे कि भाई जहां से आप जीत जाए आप कहते हैं कि ये मुल्तफाना इलेक्शन है, जहां से आप इलेक्शन हार जाए आप कहते हैं धांधली होगी, तो ये तो कोई बयान नहीं साहब, ये तो बयानियां आपका क़यामत तक पाकिस्तान में कोई। जी अमजद न्याजी साहब क्यों पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बने? जी वही न्याजी साहब क्यों पॉलिटिकल जो प्रोसेस है उसका हिस्सा नहीं तहरीक इंसाफ बनना चाह रही है कि ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, आपकी अपनी सीटें थी, आप लड़ते इलेक्शन सर? अच्छा, मतलब हम डरते तो ये है कि उन्होंने सारे जो इलेक्शन प्रोसेस है उसको भी जिस तरीके के साथ ये मैनेज कर रहे हैं। इवन मैं अभी मियां वाली का आपको बताऊं कि कल रातों रात डीसी को भी चेंज कर दिया गया, हालांकि इलेक्शन कमीशन के रूल्स हैं कि आप चेंज नहीं कर सकते। और जिस तरीके और फिर ये जो इलेक्शन रूल की वायलेशन, आप समड़ियाल इलेक्शन में सिंपल बात करूं कि वहां पे क्या हुआ, जो बैलेट बॉक्सेस थे वही उठा के ले गए थे। और हमने उस वक्त भी ये कहा था कि आपने इस तरह के जो जितने भी आपने इलेक्शन कराने हैं तो आप ऐसे कौम का पैसा भी जाया कर रहे हैं, ये इलेक्शन का जो प्रोसेस है इसको भी आप जो है वो खराब कर रहे हैं। तो बेहतर है कि आप एक लेटर निकाल दिया करें फॉर्म 47 का, जिसमें आप कह दें कि ये हमारे इलेक्टेड है या सिलेक्टेड है, जो भी ये करना चाहते हैं वो कर ले। ये अब तकल्लुफ क्यों कर रहे हैं इतना, और इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं कौम का भी? तो अगर इन्होंने जो करना है कर लें। अवाम की विल और विश जो है तो इमरान खान के साथ खड़े हैं, इमरान खान को वोट दे रहे हैं। जब आप 15 सीटों से 200 सीटें कर दें नेशनल के अंदर, और इसी तरह 25 से आप गवर्नमेंट बना दें हुकूमत पंजाब की या बाकी सूबों की, तो इससे तो साफ जाहिर है कि हमने ना मानने वाली बात है, हमने कब्जा करके इस गवर्नमेंट को चलाना है, तो फायदा कोई नहीं है ना इसका। तो इसका फायदा ये है, इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ बिल्कुल एक साइड पे बैठ गए और जो ज़िमनी इंतखाबात हैं ये बाकी है। हम इसको एंडोर्स करें? हमारा मकसद है कि इस इलेक्शन प्रोसेस को हम क्यों एंडोर्स करें, हम इसको जायज क्यों करवाएं? हम तो चाह रहे हैं कि ये एक्सपोज हो ताकि पूरी दुनिया को मालूम हो कि इनको असल इनकी हकीकत क्या है। इसलिए खान साहब ने जो है वो फैसला किया है कि अभी पॉलिटिकल कमेटीज के ऊपर जो है वो तजावीज लेके जाएगी मजीद इसके ऊपर। चलें एक फैसला जो है वो खान साहब ने ये भी किया था कि पंजाब की और केपी की जो असम्बली है वो भी ख़त्म कर दी जाएँ। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हाफिज़ साहब,
एक लीगल ओपिनियन जो है वो सामने 9 मई से मुतल्लिक आपको जो फैसले आए हैं उस पर आपने दी, तो जो एहतजाज है हर एक पार्टी का हक है। तहरीक इंसाफ गिला करती है एहतजाज नहीं करने देते, नून लीग बैठी हुई है, गवर्नमेंट पार्टी है, तो वो कहते हैं हम तो देते हैं जी, अपना तोड़ फोड़ ना करें और आ जाएं। तो क्या कोई वे आउट क्या है फिर इसका, किस तरह को मैंने किया जाए? जावेद, एक तो ये है कि लॉ जो है वो एक आम सिटीजन का जो राइट है वो आपका आर्टिकल 17 है या आपका आर्टिकल 19 है, वो आपको पार्टी बनाने का भी इख्तियार देता है, किसी पार्टी का मेंबर होने का भी इख्तियार देता है और आपको एहतजाज का हक भी देता है। लेकिन इन्हीं दोनों आर्टिकल्स के अंदर जो है आपकी सर्टन कंडीशंस हैं कि आप सर्टन लॉज जो इन आर्टिकल्स के नीचे बने हैं आप उनकी वायलेशंस नहीं करेंगे और आप उनको एडहेयर करना पड़ेगा, जिसमें आपका इलेक्शन एक्ट भी बना है। या उसके बाद जो है कि आप सोसाइटी के अंदर हेट नहीं करेंगे, पब्लिक प्लेसेस के अंदर जाके डिस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, इंसाइट नहीं करेंगे, इंस्टिगेट नहीं करेंगे, प्रोवोकेट नहीं करेंगे। ये तो एक चीज़ है। अब जिन 9 मई के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप ये कहें कि GHQ के ऊपर या कोर कमांडर के घर के ऊपर या किसी ऑपोजिट पॉलिटिकल पार्टी के घर के ऊपर या पुलिस स्टेशन के ऊपर या उसके बाद आपकी मेरी और आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी अगर उस पे जाके अगर कहे कि जी हमने उसको तोड़ फोड़ करनी है या उस जगह पे असेंबल होकर एहतजाज करना है, तो पाकिस्तान का आइन और कानून इसका इख्तियार नहीं था और दुनिया के किसी भर के अंदर नहीं है। अब चूंकि बात उससे बहुत आगे जा चुकी है और वो ये है पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस की। अब पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस जितनी देर तक ये पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को या जितनी भी हमारे इस सेटअप के अंदर है एक्नॉलेज नहीं करेंगी, स्पेस नहीं देंगी और अपने इश्यूज पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर या पार्लियामेंट के बाहर एक ग्रैंड डायलॉग के अंदर आएंगे, नहीं आएगा, चूंकि ये आपको सिलसिला चलता नजर आएगा। चूंकि हमारे मुल्क के अंदर ट्रेडिशनली अनफॉर्चुनेटली एहतजाज उसको कहते हैं कि जिससे लोग तंग हों, जिससे प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन आए, जिससे इमलाक को नुकसान पहुंचे, जिससे पुलिस वाले जख्मी हों, को अपने जख्मी हों और हम उस हेडिंग की सूरत के अंदर के लिए अखबारों की वो जीनत बने और वो एहतजाज हम समझते हैं कि ये बड़ा ज़बरदस्त एहतजाज है। और उसके लिए फिर ये है कि फिर हम फ्रीडम ऑफ असेंबली का भी जिक्र करते हैं, एसोसिएशन का भी जिक्र करते हैं। अभी भी तो एक एक्सक्यूज आया था ना कि जी इन जगहों पे जाना जो है, कहाँ लिखा हुआ है कि आप जा नहीं सकते, लेकिन ये तो लिखा हुआ है ना कि इन जगहों पे आप जा नहीं सकते। तो अगर ये इसका एक माइंड सेट है तो मेरा ख्याल है कि हमारी इन पॉलिटिकल पार्टीज को इस माइंडसेट से निकल के आगे की तरफ जाना चाहिए कि जो आम शहरियों के हकूक जो है वो भी पामाल ना हो। न्याई साहब, आपका एहतजाज जो है वो 5 अगस्त को था, 14 अगस्त को था, अब क्या वो खत्म हो गया या चल रहा है अभी तक वो 90 डेज का जो तहरीक थी? अब हमारी तहरीक तो पिछले 2.5 साल से चल रही है, हमने कभी स्टॉप की है तो बताया। अच्छा। मुसलसल उसकी जो है वो शेप चेंज होती रहती, तो उसके लिए हमारी जदोजहद जो है वो जारी और सारी है, रूल ऑफ लॉ के लिए, जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के अंदर इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लिए, सॉवरन पार्लियामेंट के लिए और इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के लिए। हमारे जो केसेस है हमने कभी भी नहीं कहा कि हमें को NRO दिया जाए। हमने तो हमेशा ये कहा है कि हमारे केसेस को मेरिट के बुनियाद पर देखा जाए और उसके मुताबिक डील किया जाए। हमने तो बैकडोर चैनल से ये नहीं कहा कि हमें छोड़ दिया जाए। तो एहतजाज आपका जो है, जैसे आप कह रहे हैं कि शेप चेंज होगी, तो क्या शेप फैसला क्या नया आया कि पहले तो कहा खान साहब ने कुछ तजावीज मांगी है। अच्छा। मेरे क्योंकि मैं खुद को नहीं जा सका, मुझे मोतबर जराए ने बताया कि उसके लिए खान साहब जो चीजें हैं वो देख रहे हैं, तो जो बना के लाएंगे तजावीज उनको देखेंगे खान साहब सलमान अकरम राजा के साथ और बाकी जो हमारे बैरिस्टर गौर साहब भी थे, सबके साथ फिर पार्टी को डायरेक्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, मोतबर जराया आप बता रहे हैं कि पार्टी की जो नई डायरेक्शन वो आ रही है। अलीगढ़ बलोच साहब, आपने भी देखा 5 अगस्त का एहतजाज, नए सब कह रहे हैं कि हमारी तो तहरीक चल रही है 2.25 साल हो गए हैं, तो आप तो परेशान नहीं है, हुकूमत तो ठीक है ना तहरीक इंसाफ की किसी तहरीक से? देखिए, बात ये है कि जब इन्होंने केपी के हुकूमत के जरिए 2-3 दफा हमलावर हुए वफाक के ऊपर जी, तो उसके बाद आपने देखा कि फिर जाहिर है कि वो इनकी जो जिस पे ये आर और पार की बात करते थे, तो उसमें ये आर हो गए, पार तो हुए कोई ना, और एक्सपोज भी हो गए जब ये कील वाली लाठियां लेकर आए, जब ये 1122 की गाड़ियां लेकर आए। अब उसके बाद जो तो फ्रेंकली स्पीकिंग इनकी जो पॉलिटिकल वक्त और एहतजाज है, अब ये अवाम में भी एक्सपोज हो चुके हैं।
अब जो पाकिस्तान के नौजवान हैं वो उनके हाथों में अल्लाह ताला के फजलो करम के साथ आज जिन हाथों में ये कील वाली लाठियां पकड़ाते थे, आज उनके हाथों में स्कॉलरशिप और लैपटॉप पकड़ाए जा रहे हैं। और वो देख रहे हैं कि इनके जो अपने बच्चे हैं वो तो मतलब है कि घरों में आराम से बैठे हैं, और लोगों के बच्चों को जो है ये मतलब है कि वो कहते हैं कि दहशतगर्दी के मुकदमात बनवाने के लिए वो जो है मतलब है कि वो एहतजाज के लिए निकले। अब लोग इनके साथ निकलने के लिए तैयार नहीं है, इसकी वजह से क्योंकि लोगों को भी पता चल गया है कि इनका एजेंडा पुरअमन सियासी एहतजाज नहीं, इनका एजेंडा तो हमेशा इंतशार होता है, इनका एजेंडा तो हमेशा तोड़ फोड़ होता है, इनका एजेंडा तो मुल्क में लॉकडाउन करना और इदारों के ऊपर हमलावर होना है। तो लिहाजा आप मुझे बताएं कि कहां पर एहतजाज है, किस चीज से खतरा है। मैं ये नहीं कहता सियासी जो हुकूमतें हैं हम तो आगे बढ़ रहे हैं पाकिस्तान की माशी तरक्की के लिए, पाकिस्तान के मजबूत दिफा के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। ये IMF को खतूत लिखते रहे कि पाकिस्तान को कर्जा ना दिया जाए, ये तो सर इसका फिर कोई इसका वे आउट क्या है? आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने अल्लाह के फजलो करम से पाक भारत जंग भी कामयाबी मिली और मुआशी मैदान में भी हम बेहतरी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। न्याजी साहब कोई डिफॉल्ट भी नहीं हुए। तो ये सारा कुछ ये तो कहते थे खान है तो पाकिस्तान है, अब खान नहीं है, पाकिस्तान अच्छा चल रहा है। तो अब इनको क्या मसला है, अब क्यों ये एहतजाज की काले देते हैं, क्यों इस तरह टाइम वेस्ट करते हैं? अपने आप को सियासी सोच के साथ बनाए, अपने आप को सियासी धारे के अंदर लेकर आए अगर आपने आगे बढ़ना है। एक तरफ कहते हैं हम ज़िमनी इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे, दूसरी तरफ असेंबली के अंदर बैठ के इनके अरकान पार्लिमान जो है वो पूरे मतलब है कि वो ले रहे हैं, प्रिविलेज भी ले रहे हैं, सारी तनख्वाहें भी ले रहे हैं, उन चीजों को भी इंजॉय कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इनका दौरा म्यार जो है वो पब्लिक में इन लोगों को इनके दौरे म्यार में चले हल, इसका हल क्या फिर न्याजी साहब? इसका कोई वे आउट है? कोई तहरीक इंसाफ या हुकूमत के दरमियान कोई डायलॉग हो जाए, कोई बैठक हो जाए, कोई बातचीत आगे बढ़े? कोई हो सकते थे लेकिन इनमें संजीदगी नहीं है। संजीदा होते तो बहुत सारे मसाइल हल भी हो सकते हैं, लेकिन हमेशा चूंकि इनके मफादात हैं और हमेशा इन्होंने मफाद के जरिए आगे चीजें चलाई हैं। जैसे आप COD देखें, COD हुआ तो मेरी बारी तेरी बारी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब का मंशूर ये नहीं है कि हम तेरी बारी और मेरी बारी पे, हमारे कुछ चीजें हैं जो बड़े वाज़ेह हैं। हम तो रूल ऑफ लॉ के साथ पाकिस्तान में जो भी खड़ा है उसके साथ खड़े हैं। तो ये तो बैकडोर से हमेशा इन्होंने चीजें अपनी मैनेज की है। कभी फ्रंट फुट पे आके खेले, अच्छा NRO 1 देख ले, NRO 2 देख ले और NRO 3 देख ले। हमेशा इन्होंने चीजें जो है मैनिपुलेशन में करके जो है वो चीजें एडजस्ट की है। सो डायलॉग नहीं हो सकता? डायलॉग अभी खान साहब ने रोके हैं और उन्होंने कहा है कि इनसे क्या डायलॉग करें। चलें हाफिज साहब, कोई वे आउट है? कोई ठीक है न्याजी साहब, कोई वे आउट है? कोई देखें बैठे न्याजी साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं कि जी हमारी स्ट्रगल इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, रूल ऑफ लॉ है, इस मुल्क के अंदर इदारों को स्ट्रॉन्ग करना है, इंस्टीट्यूशंस का है। तो मैं ये समझता हूँ कि साइमल्टेनियसली उस मॉडल को जो है वो KPK के अंदर इनकी गवर्नमेंट अडॉप्ट करे, ताकि ये प्रेशर बने कि जो ये कह रहे हैं उस बात के अंदर वजन भी है और ये अपने सूबे के अंदर कर रहे हैं। और ये 18वीं तरमीम के बाद ये सारे ही प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं। अब ये है कि चूंकि अनफॉर्चुनेटली जब हम हुकूमत के अंदर आते हैं तो हमारा नैरेटिव कुछ और होता है, जब ऑपोजिशन के अंदर होते हैं नैरेटिव कुछ और होता है। सारी ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये हुकूमत के अंदर रही हैं और ऑपोजिशन में रही हैं। कितना को इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ के ऊपर रिफॉर्म्स आई हैं, कितना को इस मुल्क के अंदर हमारा जो करप्शन का इंडेक्स जो है जो कि पिछले कई दहाइयों से 140 पे है, या जुडिशरी 130-32 पे है, या ह्यूमन इंडेक्स 170-75 पे है, या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 110-15 पे है, कितना को उसके अंदर बेहतर आई है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो पॉलिटिकल नैरेटिव अपनी जगह, बट इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के लोगों के लिए इन्हें मिल बैठना चाहिए और मिल बैठ के इस मुल्क को एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग देनी चाहिए
और उसके साथ साथ अपनी सियासत करें। इस हर वक्त की सियासत से या इन टॉक शोज के अंदर इसकी गुफ्तगू से है, मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के किसी आम आदमी की जो है वो सर्विस नहीं की जा रही। उसके तो प्रॉब्लम उधर ही है, उसकी एम्प्लॉयमेंट भी। और सबसे बड़ा जो चीज आती है वो ये है कि अगर हम अपोजिशन के अंदर हैं तो हम डिसअपॉइंटमेंट फैलाते हैं, और गवर्नमेंट के अंदर होते हैं तो हम एग्जैजरेशंस करते हैं, और दोनों चीजें जो हैं वो पाकिस्तान के आम आदमी के रियल इश्यूज से बहुत दूर है। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। न्याय साहब आपका शुक्रिया, अली गौर साहब आपका शुक्रिया, हाफिज साहब आपका शुक्रिया आपको वक्त देने का। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।